नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारीपुर में स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोग बातें किए थे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पियाजे। उसके बारे में हम लोगों ने टोटल बातें करी, 2 क्लासेज हुई थी। और जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है बच्चों में, उसी के रिगार्डिंग एक और थ्योरी है जिसका नाम है जेरोम ब्रूनर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ये भी क्या है, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं और ये बताते हैं कि एक बच्चा जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ नकल करके नहीं सीखता। एक बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो होता है खुद से रचना करके। बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं, ज्ञान का एक तरह से कह सकते हैं रचना करते हैं, संरचना करते हैं। इसीलिए जेरोम ब्रूनर को निर्मितवादी भी कहा जाता है या कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं जेरोम ब्रूनर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, इनका पूरा नाम था जेरेम एस ब्रूनर। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे, तो ये अमेरिका के थे। ठीक है, अमेरिका के ये साइकोलॉजिस्ट थे। और देखिए ये स्टडी क्या है, एक तरह से देखा जाए तो ये स्टडी जो है वो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी थी पियाजे की, उसका क्या है, एक तरह से अल्टरनेटिव है, या उसमें जो कमी रह गई उसी को क्या किया गया, दूर करने के लिए ये थ्योरी इन्होंने लेकर के आया। ठीक है, जनरली आप देखते होंगे कि जितने भी थ्योरीज आते हैं वो अगर उससे रिलेटेड थ्योरी पहले आ चुकी हैं तो क्या होता है कि बाद में जो थ्योरी आती हैं वो पहले वाले थ्योरी का क्या होता है, एक तरह से अल्टरनेटिव होता है, या फिर उसमें मॉडिफिकेशन करके थ्योरी लाया जाता है। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछले थ्योरी जो हुई थी उसमें भी बताया था कि जो भी थ्योरी होती हैं उसके लिए जो आप सिद्धांत ले करके आते हैं, आप कहीं ना कहीं क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से आपने देखा कि पियाजे स्टडी किस पे किए थे, अपने ही बच्चों पे किए थे, उनके पूरे लाइफ को उन्होंने देखा था। उसी तरह से ब्रूनर ने भी क्या करा था, स्टडी करा था। किस पे किया था, तो कुछ सब्जेक्ट पे। और सब्जेक्ट का जो एज ग्रुप क्या था, तो पहला जो इन्होंने स्टडी करा वो किए थे ये वयस्क पे। ठीक है, वयस्क मतलब एडल्ट पे इन्होंने किया। उसके बाद इन्होंने स्टडी किस पे करी, जो चाइल्डहुड पे किए थे, जो बच्चे हैं जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उन पे किए थे, ये चाइल्डहुड के बच्चों पे किए थे ये। ठीक है, और उसके बाद जो इन्होंने स्टडी करी वो किए थे ये शैशव पे या शैशवावस्था के बच्चों पे किए थे। ठीक है, मतलब कि इन्होंने स्टडी कहाँ से शुरू करी, एडल्ट पे करी, उसके बाद इन्होंने कहा चाइल्डहुड पे, और फिर उसके बाद इन्फेंस या इन्फेंट जो होते हैं, इन्फेंसी एज वाले जो होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उन पे किए थे। ठीक है, दूसरी चीज कि ये जो थ्योरी है ये क्या है, ये कुछ अलग स्टेज की बात करते हैं। आपने पियाजे की थ्योरी देखी, उसमें उन्होंने 4 स्टेजेस की बात करी, और उसी को फॉलो करके क्या होता है, परिपक्वता और एक्सपीरियंस के आधार पे क्या होता है, बच्चे सीखते हैं। ठीक, इन्होंने क्या बताया कि 3 स्टेजेस की बात करी है, वो स्टेज मैं बताऊंगा। उससे पहले थोड़ा सा जेरोम ब्रूनर के बारे में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा जान जाते हैं। अमेरिका से थे, कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। जिसको हिंदी में निर्मितवादी भी बोलते हैं, निर्मिती भी बोलते हैं या निर्मितवादी बोलते हैं। ठीक है, इनका मानना है कि ज्ञान की रचना जो होते हैं बच्चे स्वयं करते हैं। बच्चे को आप स्टिक लेकर के आप उसको सिर्फ और सिर्फ पढ़ा नहीं सकते हैं। बच्चे क्या करते हैं, आप ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करिए जिससे कि बच्चा खुद से चीज़ों को सीखे, खुद से करके सीखे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं वो लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय
डूइंग पे क्या करते हैं, स्ट्रेस डालते हैं, जोर डालते हैं, ठीक है, जोर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये सब हुई। इनके बुक का नाम भी देख लीजिए, एग्जाम में आ जाते हैं कि इन्होंने जो बुक लिखी उसका नाम क्या था, ठीक है। अभी हम लोग जेरोम ब्रूनर के बारे में पढ़ रहे हैं, उनका थोड़ा सा देख लेते हैं, व्यक्ति जो इतिहास है वो देख लेते हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में देख लेते हैं, क्या बातें करी वो देख लेते हैं, और फिर हम लोग थ्योरी पे आएंगे। बुक जो था उनका, बुक का नाम था दो बुक इंपॉर्टेंट था, जिसमें एक था द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, पहला बुक। दूसरा बुक था इनका द रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन। तो दो इन्होंने बताए हैं बुक। देखिए, बुक का नाम हिंदी में तो होता नहीं है, बुक यही है द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। आप इसको लिखना चाहें तो द ऐसे लिख दीजिए हिंदी में, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, आप ऐसे लिखेंगे, बट बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, आप इंग्लिश में याद रखिए द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, द रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन। ये बुक किसने लिखी है, तो ये जेरोम ब्रूनर ने लिखी है, ठीक है। अब चलिए जेरोम ब्रूनर के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं थ्योरी से रिलेटेड, ठीक है। आइए, ज़्यादा जरूरी ये है कि उनके थ्योरी को समझा जाए, उन्होंने क्या कहा है उसको समझा जाए, ठीक है। ये जो इनके लाइफ से रिलेटेड जो टर्म होते हैं वो एग्जाम में पूछते नहीं, ठीक है। कहाँ से हैं, कब किए, ये सब पूछा नहीं जाता एग्जाम में। हाँ, आपके नॉलेज के लिए ज़रूरी है, आप जान जाइए। ये क्या बताते हैं कि सीखने के लिए क्या है, पूर्व अनुभव एवं नए विषय में समन्वय होना चाहिए। क्या होना चाहिए सीखने के लिए, क्या होना चाहिए, या कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सीखना मतलब क्या है, कहीं ना कहीं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, या कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए क्या होना चाहिए, आपके पूर्व ज्ञान प्लस क्या होना चाहिए, जो नए विषय है, जो नया ज्ञान है, नए ज्ञान या वही नया विषय में क्या होना चाहिए, दोनों में समन्वय होना चाहिए, या दोनों में कोहेजन होना चाहिए। तभी आप क्या होता है, आप सीखते हैं। और सीखने के लिए क्या जरूरी है, सीखने के लिए अनुकूलित वातावरण होना चाहिए। मतलब कि इन्वायरमेंट भी कहीं ना कहीं मैटर करता है। इसीलिए इन्होंने क्या बताया था अपने सिद्धांत में कि एक टीचर को ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए जहाँ पे बच्चा खुद से क्या करे, ज्ञान की रचना करे, ठीक है, खुद से करके सीखे। वो अन्वेंशन आधारित शिक्षा पे ज़्यादा जोर दिए हैं, डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग पे ज़्यादा जोर दिए हैं। ऐसा नहीं कि हाँ बच्चे को आप स्मृति कह सकते हैं मेमोरी बेस्ड लर्निंग कराइए, नहीं, उस पर वो उन्होंने कहीं ना कहीं उसको क्या किया है, नकार दिए हैं, ठीक है, उसको रिजेक्ट किए हैं। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट, जहाँ पे टीचर को क्या होना चाहिए, हम आगे पढ़ेंगे, वैसे यहाँ बता देता हूँ टीचर का क्या रोल होना चाहिए। टीचर का रोल होना चाहिए फैसिलिटेटर का। टीचर को फैसिलिटेटर होना चाहिए, एक तरह से सुविधादाता के रूप में, जो फैसिलिटेट करे, जो आप काम कर रहे हैं, जो बच्चा सीख रहा है उसको इवन क्या करें, प्रोमोट करें, बच्चे को मोटिवेटेड करें, इसकी बात वो करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग जब इसका देखेंगे इंपॉर्टेंस किसमें, एजुकेशन में इसके थ्योरी का इंपॉर्टेंस देखेंगे, वहाँ पे इसकी बातें कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। आगे चलते हैं, जो स्टेजेस की बात करते हैं कि बच्चा इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करता है, कैसे बच्चा का जो बौद्धिक विकास होता है वो स्टेज बाय स्टेज कैसे होता है। तो 3 स्टेजेस की बातें इन्होंने अपने थ्योरी में कही हैं। वो 3 स्टेजेस क्या हैं,
तो पहला जो स्टेज है या पहला जो कह सकते हैं कि फेज है वो क्या है, वो है इनएक्टिव फेज। जेरोम ब्रूनर, ये हिंदी नाम हो गया। चलिए जो इन्होंने फेज बताए हैं उस पे बात कर लेते हैं। पहला जो फेज था वो है क्रियात्मक अवस्था, जिसको इनएक्टिव फेज भी बोलते हैं। देखिए बहुत जगह इनएक्टिव फेज आपको मिल जाएगा लिखा हुआ, बहुत जगह इनएक्टिव मोड मिल जाएगा लिखा हुआ, ठीक है, मतलब वही है, ठीक है। एज की बातें हो रही हैं, इसमें क्या होता है, जीरो से जन्म से 18 मंथ का टाइम होगा, ठीक है। इस अवस्था के बच्चे जो होंगे वो 18 मंथ तक के होंगे, ठीक है। अगला जो फेज है वो है आपका, अगला जो फेज है वो है प्रतिबिंबात्मक, ठीक है, प्रतिबिंबात्मक अवस्था। और ये होता है 1.5 साल, चूंकि 18 मंथ यहां आपने लिखा तो यहां पे आप लिख लीजिए 18 मंथ से 6 से 7 साल का होता है, तो 6.5 साल आप लिख लीजिए, 6.5 साल तक इसमें आते हैं बच्चे, ठीक है। इस अवस्था में इसको बोलते क्या है, तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं आइकॉनिक, क्योंकि इमेज से रिलेटेड है, ठीक है। बच्चे जो भी लर्निंग करते हैं वो इमेज के माध्यम से करते हैं। इमेज बनाना क्या होता है, बच्चे इस अवस्था में सीख जाते हैं, ठीक है, आइकॉनिक। और तीसरा जो अवस्था है वो है प्रतिबिंबात्मक हो गया। तो तीसरा जो अवस्था होता है वो होता है सिंबॉलिक होता है, जहां पे आप संकेत के माध्यम से, कुछ सिंबल के माध्यम से आप चीजों को सीखते हैं, इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है। तो ये होता है प्रतीकात्मक, ठीक है। तो प्रतीक के माध्यम से आप इसमें सीख रहे हैं, आप संकेत के माध्यम से सीख रहे हैं, ठीक है। संकेतात्मक होता है, एग्जैक्ट नाम पे चलिए, नहीं तो एग्जाम में हिंदी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अवस्था इसको बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिंबॉलिक फेज, ठीक है, कि सिंबल के माध्यम से आप समझ रहे हैं। और सिंबॉलिक फेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पे जो आपकी थिंकिंग और लर्निंग होती है वो सिंबल के माध्यम से होना शुरू होता है, ठीक है। आप सिंबल बनाना शुरू कर देते हैं, से ऊपर की अवस्था होती है, से ऊपर, ठीक है, इतने वर्ष से ऊपर इसमें आ जाएंगे एज, ठीक है। चलिए अब इसके कुछ कुछ गुण देख लेते हैं कि इसमें कैसे बच्चा प्रोसेसिंग करता है, कैसे सीखता है, उसका बौद्धिक जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है। तो देखिए जो क्रियात्मक अवस्था होता है उसमें क्या होता है, उसमें ये फर्स्ट था, इसमें क्या होगा कि बच्चा जो होगा वो भाषा को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देगा। तो इसमें क्या होता है कि लैंग्वेज का महत्व नहीं होता है, ठीक है। एक पॉइंट ये हुआ कि इस अवस्था में लैंग्वेज को बच्चा बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देता है, क्योंकि अभी यह स्टार्ट करता है इसमें क्या करना, लैंग्वेज सीखना, ठीक है। वो क्या करता है कि जो भी क्रियाएं करेगा वो किसके आधार पे करेगा, तो जो भी वो एक्टिविटी करेगा या क्रिया करेगा वो किस पे आधारित होगा, वो होगा उसके जो बॉडी है, जो सेंस उसके ऑर्गन्स हैं उसके आधार पे, मतलब कि फिजिकली वो करेगा, ठीक है। क्रियाएं वो फिजिकल वे में करेगा और इसी से क्या होगा, वो चीज़ों को सीखेगा, ठीक है। मतलब लर्निंग जो होगी वो फिजिकली होगी, अभी किसी तरह का वो क्या करेगा, मेंटल वो बनाएगा नहीं, क्या
मतलब एक तरह से इमेज नहीं बनाएगा, वो किसी तरह का कोई सिंबल और वो किसी तरह का प्रतीक नहीं बनाएगा। ठीक है, इसमें क्या करेगा कि वो फिजिकल एक्टिविटी करके और अपने किसके आधार पे, सेंस ऑर्गन्स के आधार पे ही वो क्या करता है, चीज़ों को सीखता है। इससे जो इंफॉर्मेशन मिला उसी के आधार पे वो क्या करता है, सीखता है। ठीक है, और एक्टिविटी करता है। ठीक, इसमें क्या होता है कि अनुभूति को वो क्या करेगा, क्रिया के माध्यम से वो व्यक्त करेगा। आप छोटे बच्चे को देखते होंगे, जैसे ही उसको भूख लगती है वो क्या करता है, रोना शुरू करता है, हाथ पैर पटकना शुरू करता है। हो सकता है कि बच्चा बोल नहीं पाता इस अवस्था में, लेकिन वो क्या करता है, भूख की जो एहसास होता है उसको, जो भूख लगती है, तो वो फिर क्या करता है, वो कुछ ऐसे एक्टिविटी करेगा जिससे कि आपको पता जरूर चल जाएगा कि बच्चे को भूख लगी है। ठीक है, तो क्या होता है कि फिजिकल एक्शन से ही क्या करते हैं आप, चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं इस अवस्था में बच्चे। ठीक है, तो ये आपने देखा। अगले फेज की तरफ चलते हैं। अगला है आइकॉनिक, जिसको क्या बोलते हैं, प्रतिबिंबात्मक बोलते हैं। इसकी जो गुण है, इसमें क्या होता है कि बच्चा इमेज बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, इमेज क्रिएशन होने लगता है इसमें इमेजेस का क्रिएशन शुरू हो जाता है। बच्चे कुछ भी बोलते हैं, बताते हैं, तो उसका एक इमेज बच्चे के माइंड में भी बनना शुरू हो जाता है। जैसे आप देखते होइएगा कि बच्चा अगर बाइक को देखता है, बाइक चलाना नहीं जानता, ठीक है, बहुत ज़्यादा बाइक के बारे में नॉलेज नहीं होता, लेकिन आप देखते होइएगा कि बच्चा ऐसे भी करता है, किक भी मारता है, और फिर क्या करता है, हुर्र करके वो चलना शुरू करता है। ये इसलिए होता है क्योंकि उसने क्या किया है, एक इमेज बनाया है कि बाइक मोटरसाइकिल ऐसे होते हैं और ऐसे चलते हैं, ऐसे स्टार्ट होते हैं। उसने जो भी देखा उसको क्या किया, इमेज में कन्वर्ट करके वो उसको प्ले करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इस अवस्था में क्या होता है, इमेज क्रिएशन होगा और उसी के माध्यम से वो मेंटल प्रोसेसेस करेगा। ठीक है, मेंटल प्रोसेसेस भी इसी के आधार पे होगा और उससे आपको पता चल जाएगा कि बच्चा क्या सीख रहा है, क्या नहीं सीख रहा है। ठीक है, तो मेंटल प्रोसेसेस जो होंगे वो किस पे होंगे, इमेजेस के आधार पे ही मेंटल प्रोसेसेस होंगे, और इसी से पता चलेगा कि बच्चे में लर्निंग किस प्रकार की हो रही है और कैसा उसका जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, या उसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोल दीजिए। ठीक है, वो किस प्रकार का हो रहा है, ये उसके एक्टिविटी से पता चलना शुरू हो जाता है इस अवस्था में। अगर आपको लगता है कि बच्चे की एक्टिविटी गलत हो रही है, गलत एक्टिविटी कर रहा है, इसका मतलब है कि हो सकता है कि उसने उसके बारे में इमेजेस कुछ गलत बना रखे हो, उसके सामने कुछ ऐसी बातें हुई हो या ऐसे एक्टिविटी को उसने देखा हो, और उसी के आधार पे क्या कर रहा है, वो एक्टिविटी कर रहा है, बिहेव कर रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि छोटे बच्चे के सामने आपको कोशिश ये करना होता है कि आप एप्रोप्रिएट बिहेव करें, जिससे कि उसका जो लर्निंग है, जो डेवलपमेंट है, वो बेहतर हो। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना होता है, एज ए गार्जियन मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद क्या होता है, संकेतात्मक अवस्था में क्या होता है, सिंबॉलिक में, कि अब बच्चा क्या करता है, कोड करना शुरू करता है। जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास आ रहा है उसको कोड करना शुरू करेगा, रूल्स को समझना शुरू कर देगा उसके पीछे, कि अगर ये सिंबल है तो इसका मतलब क्या है, इस सिंबल से क्या होता है, इस सिंबल का यूज करके इंफॉर्मेशन को कैसे गैदर करना है, कैसे इंफॉर्मेशन का यूटिलाइज करना है। तो इस तरह की जो डेवलपमेंट होती है वो सिंबॉलिक स्टेज में होती है, जहां पे आप कोडिंग और सिंबल को पहचानना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कोडिंग यहाँ शुरू हो जाएगा, आप यहाँ पे रूल्स को समझना शुरू कर देते हैं। आप यहाँ पे क्या करते हैं, जो सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स के माध्यम से आप मेंटल एक्टिविटी करते हैं और उसी से क्या होता है, फर्दर प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, आप चीज़ों को सीखते हैं, आप इसी अवस्था में क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करने लगते हैं कई सारे। कोडिंग में क्या होता है, कोडिंग में यही होता है कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिला आप उसको क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसको कोड कर रहे हैं। सिस्टमैटिक कोडिंग की भी अवस्था होती है कि आप इसमें सिस्टमैटिक कोड करते हैं, मीनिंगफुल कोडिंग होता है।
ठीक है, तो ये सब क्लियर हो गया। इस अवस्था में इस तरह के विकास होते हैं, इस तरह से बढ़ता है। इन्होंने क्या बताया है, ब्रूनर साहब ने क्या बताया कि आप यहां से यहां तक अगर पहुंचते हैं, इस अवस्था से अब इस अवस्था में पहुंचते हैं और यहां से यहां तक पहुंचते हैं, ये क्या होता है, इंटर रिलेटेड होता है। ठीक है, ये एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होता है, इसका इफेक्ट इस पे पड़ता है और इसका इफेक्ट इस पे पड़ता है सीखने के लिए। ठीक है, लेकिन पियाजे साहब क्या बताते थे कि सब एक दूसरे से क्या है, जो 4 स्टेजेज है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, जो स्टेजेज होते हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड नहीं होते। ठीक है, एक दूसरे पे वो डिपेंडेंट नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या बताते हैं जेरोम ब्रूनर कि सब जो भी स्टेजेज हैं, जिस भी आप फेज में पहुंचते हैं, वहां क्या होता है कि सब एक दूसरे के साथ रिलेटेड होता है। इसका डेवलपमेंट होगा, उसके बाद इसका होगा, इसका होगा। ठीक है, अगर मैच्योरिटी की बात किया जाता, ठीक है, तो हो सकता था कि ये अगर स्किप भी कर जाए तो इसके बाद ये हो जाता, जो बताते हैं कौन, पियाजे बताते हैं कि अगर एक स्टेजेज के बाद अगर दूसरा स्टेजेज में आप नहीं पहुंचे तो थर्ड स्टेज में पहुंच सकते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो डेवलपमेंट है कॉग्निशन का, वो आपके एज और मैच्योरिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसीलिए रिलेटेड नहीं है, ये रिलेटेड इंटर रिलेटेड की बात करते हैं। ठीक है, इफेक्ट पड़ता है इसका इस पे, इसका इस पे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं इन्होंने क्या बताया है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, इन्होंने क्या, इनको क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है संप्रत्यय लब्धि प्रतिमान के जनक भी इनको कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, संप्रत्यय लब्धि प्रतिमान के जनक। ठीक है, कॉन्सेप्ट कोसेंट मॉडल के क्या कहा जाता है, इनको फादर कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इनके थ्योरी का क्या इंपॉर्टेंस है उसकी तरफ चलते हैं। क्योंकि आप जो भी थ्योरी आप एज ए टीचर आप आगे बनने वाले हैं टीचर, तो ये बहुत जरूरी है कि आप ये समझे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा एजुकेशन में, आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे एजुकेशन में। क्योंकि थ्योरी सिर्फ आपके मेमोरी को भरने के लिए नहीं है, इसको यूटिलाइज करने के लिए है, इसको अप्लाई करने के लिए है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके शैक्षिक निहितार्थ क्या क्या हैं। ठीक है, तो यहां तक थ्योरी हो गई, कंप्लीट थ्योरी। आगे चलते हैं, अगला इसका एकेडमिक इंपॉर्टेंस क्या है उसकी तरफ चलते हैं, उस पर बातें करते हैं। देखिए ये बताते हैं, ब्रूनर साहब कहते हैं कि आपने जो इनका बुक देखा है कि बुक में इन्होंने बताया ना, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन और द रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का क्या रिलेवेंस है, उपयोगिता क्या है, वो क्या क्या संबद्धता है, उसके बारे में बातें करी हैं। और इन्होंने बताया है कि एजुकेशन किस तरह से दिया जाना चाहिए। ठीक है, इन्होंने बताया है कि बच्चे को कैसे और कब और किस तरीके से एजुकेशन दिया जाना चाहिए, इस पे इन्होंने बहुत अच्छा बातें बताई हैं। इन्होंने बताया है कि स्कूल एजुकेशन जो होता है उसका एम, उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ बच्चे के पर्सनल डेवलपमेंट के लिए नहीं होना चाहिए, उसके सोशल डेवलपमेंट के लिए भी होना चाहिए। ठीक है, तो इनका क्या कहना था, इनका कहना था कि जो एजुकेशन का इम्पोर्टेंस है, ठीक है, शिक्षा के महत्व पे इन्होंने बात कही, शिक्षा का महत्व। ठीक है, किसके अनुसार, ब्रूनर के अनुसार क्या है, तो देखिए शिक्षा का महत्व सिर्फ और सिर्फ पर्सनल डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका अपना व्यक्तित्व का विकास हो जाए, उतना ही भर एजुकेशन का इम्पोर्टेंस नहीं है। एजुकेशन का मतलब होता है कि आप किस तरह से
अपने आप में विकास करके आप किस तरह से समाज का डेवलपमेंट कर रहे हैं, सोसाइटी को किस तरह से आप विकसित कर रहे हैं, इस पे भी उन्होंने बातें कही। उन्होंने बताया कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन ग्रहण करना नहीं है। शिक्षा का महत्व है कि आप अपने में विकास करके आप समाज का भी विकास करें, आप अपना फ्यूचर का बढ़िया डेवलप कर पाएँ, आप फ्यूचर में एक अच्छा व्यक्ति बन पाएँ। और ये तभी होता है जब आप अपने साथ अपने सोसाइटी को भी लेकर के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इन्होंने दो तरह की बातें बताई हैं, रिलेवेंस की बातें करी हैं। ठीक है, दो रिलेवेंस, एक होता है पर्सनल रिलेवेंस और दूसरा होता है सोशल रिलेवेंस। पर्सनल मतलब समझ रहे हैं कि आप खुद ज्ञान लीजिए, आप उससे क्या करिए, अपने लाइफ को तो बेहतर करिए ही, अपने पर्सनालिटी का विकास तो करिए ही, अपना जो आपके अपने जो वैल्यूज हैं, जो आपके इंटरेस्ट हैं, जो आपका पर्सनालिटी है, जो आपका कह सकते हैं कि कॉग्निशन है, उसका तो विकास करना ही है। साथ ही साथ क्या करना है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग भी आपको ज्ञान लेना है, जिससे कि कहीं ना कहीं सोसाइटी का क्या हो, वेलफेयर हो। सोसाइटी के लिए एजुकेशन जो कहीं ना कहीं सोसाइटी और कह सकते हैं कि फैमिली, सोसाइटी, रिलेशंस, नेशंस, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, उससे संबंधित भी ज्ञान आपको दिया जाना चाहिए। कहाँ पे, तो स्कूल में। ठीक है, स्कूल में आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए तो मिलना ही चाहिए, साथ ही साथ सोशल डेवलपमेंट के लिए भी, समाज से रिलेटेड जो डेवलपमेंट होगा उसके रिलेटेड भी आपको क्या दिया जाना चाहिए, एजुकेशन दिया जाना चाहिए। इस पे बातें कौन करते हैं, ब्रूनर कहते हैं। ठीक है, दो तरह के रिलेवेंस की बातें करी। रिलेवेंस मतलब होता है कि आप संबद्ध किस तरह से एजुकेशन ले रहे हैं और उससे किस तरह के फ़ायदे आप पहुंचा रहे हैं सोसाइटी को और अपने आप में, उसी को क्या बताया इन्होंने, रिलेवेंस बताया कि इसका रिलेवेंस क्या है, उपयोगिता क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं इनके थ्योरी में। अब देख लेते हैं कि जो लर्निंग की बातें ये किए हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आगे चलते हैं, लर्निंग की बात करते हैं। एजुकेशन का क्या रोल होना चाहिए ये आपको पता चला। अब चलिए लर्निंग कैसे होगी, इस पे इन्होंने क्या कहा है उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, इन्होंने बताया है लर्निंग के लिए दो तीन फैक्टर्स हैं जो जरूरी हैं। जैसे इन्होंने रीइंफोर्समेंट पे फोकस किया है, जोर दिया है। रीइंफोर्समेंट मतलब होता है पुनर्बलन। ठीक है, ये लर्निंग के लिए इन्होंने रीइंफोर्समेंट की बातें करी हैं, जिसको पुनर्बलन, दंड और पुरस्कार, मतलब रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड्स। ये क्या है, ये जरूरी है किसके लिए, सीखने के लिए। ठीक है, ये इन्होंने जोर दिया है इस पे। ठीक है, अब इन्होंने एजुकेशन में क्या बताया है कि जो एजुकेशन होना चाहिए, जो शिक्षण होना चाहिए, टीचिंग लर्निंग होना चाहिए, वो हमेशा एक टीचर को स्टेजेज को ध्यान में रख करके, स्टेजेज को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। क्या, तो टीचिंग की बात करते हैं। जो टीचिंग लर्निंग की बातें कर रहे हैं उसमें इन्होंने क्या बताया कि जो टीचिंग होना चाहिए वो स्टेजेस को ध्यान में रखते हुए। अब मान लीजिए कि एक बच्चा है जो
अभी 2 साल 3 साल का है और आप उसको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं किस लेवल पे, तो सिंबॉलिक स्टेज में जा करके, तो बच्चा समझ नहीं पाएगा। आपको क्या करना है, टीचिंग लर्निंग उसके स्टेज के अकॉर्डिंग, आपको टीचिंग मेथड्स जो होंगे वो भी किसके अकॉर्डिंग होंगे, स्टेज के अकॉर्डिंग होंगे। जो टीचिंग लर्निंग एड्स होते हैं, टीचिंग लर्निंग एड्स, या जिसको बोलते हैं क्या, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, वो क्या होना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए, स्टेज के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना होता है एक टीचर को कि जब भी आप टीचर स्टूडेंट को पढ़ाने जाते हैं तो आपको ऐसे मेथड अप्लाई करने हैं जो बच्चे के स्टेज जो भी एज में है, वो चाहे इनएक्टिव फेज में हो, इनएक्टिव में तो एजुकेशन होता नहीं है, एजुकेशन के स्टार्ट जब भी होती हैं वो कहाँ से होती हैं, आइकॉनिक से होती हैं और सिंबॉलिक से होती हैं। तो आपको स्टेज को ध्यान में रख करके ही आपको टीचिंग मेथड भी अप्लाई करने हैं, टीचिंग लर्निंग एड्स का भी यूज करना है। उसके बाद उन्होंने क्या बताया, तो उसके बाद उन्होंने बताया है कि जो करिकुलम होना चाहिए, मतलब फॉर्मेशन ऑफ करिकुलम, मतलब पाठ्यचर्या का निर्माण या पाठ्यचर्या का जो निर्माण होना चाहिए वो भी स्टेजेस के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, स्टेज के अकॉर्डिंग होने चाहिए, तभी तो बच्चा उसको समझेगा। अगर मान लीजिए स्टार्टिंग फेज में ही बच्चे को पढ़ाई टफ लगने लगे तो बच्चा पढ़ेगा नहीं। एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप एक टीचर को ध्यान ये रखना है कि जो भी करिकुलम बनेंगे वो सिंपल से कहां तक जाएंगे, कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ेगा। मतलब स्टेज को आप ध्यान में रखें। आपको ये ध्यान रखना है कि आप टीचर हैं, आपको ये समझना जरूरी है कि बच्चे पहले उसका बौद्धिक लेवल क्या है, उसी के अकॉर्डिंग उसका क्या होना चाहिए, करिकुलम होना चाहिए। और फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, वो जैसे जैसे बच्चा का एज बढ़ेगा, टफनेस बढ़े, जो आपका जो करिकुलम है उसकी क्या होगी, कॉम्प्लेक्सिटी और टफनेस भी वो इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। ये ध्यान रखना है। उसके बाद क्या बताते हैं, उसके बाद ये बताते हैं कि जो करिकुलम है उसको क्या होना चाहिए, स्पाइरल होना चाहिए। स्पाइरल में भी यही होता है कि करिकुलम जो भी होगा वो क्या होगा, इजी टू टफ होना चाहिए। मतलब क्या होता है कि जब बच्चा पढ़ना शुरू करता है तो स्टार्टिंग में क्या होता है, वो काउंटिंग सीखता है, 1 2 3 सीखता है। ऐसा तो नहीं है कि बच्चा को आप डायरेक्ट जोर सिखाना शुरू कर देते हैं, ऐड सिखाना शुरू करते हैं, सब्सट्रैक्शन सिखाना शुरू करते हैं, ऐसा तो नहीं होता। आप उसको क्या करते हैं, पहले बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं, फिर उससे आगे बढ़ते हैं, रूल्स सिखाना शुरू करते हैं, फिर उस रूल्स को क्या करता है वो अपने पहले वाले ज्ञान में उसको अप्लाई करता है और उससे फिर क्या करता है वो आगे सीखता है। तो इसी को क्या कहते हैं, स्पाइरल लॉ कहते हैं कि जब भी करिकुलम हो स्पाइरल बेस में होना चाहिए। ठीक है, स्पाइरल बेसिस पे होना चाहिए, स्पाइरल को फॉलो करते हुए होना चाहिए। तो ये आपने देखा। अगला देखते हैं इन्होंने क्या बताया है, टीचर को क्या होना चाहिए, फैसिलिटेटर होना चाहिए। ठीक है, यही लिखता हूं, टीचर का रोल क्या होना चाहिए, तो टीचर का रोल फैसिलिटेटर होना चाहिए। ठीक है, कि आप उसको सुविधादाता के रूप में, मतलब सुविधा प्रदान करने वाले हैं आप। ऐसा नहीं है कि आप आए, लेक्चर दिए, पढ़ाए और चले गए, बच्चा कितना सीखा नहीं सीखा उस पर आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको उसको सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। ठीक है, सपोर्टिव होना चाहिए, फैसिलिटेटर एंड सपोर्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपने देखा। उसके बाद ये क्या बात करते हैं, तो ये बातें करते हैं डिस्कवरी लर्निंग की। लर्निंग और टीचिंग लर्निंग कैसी होनी चाहिए,
डिस्कवरी बेस्ड होनी चाहिए। बच्चा खुद से क्या करे, नियम को खोजने का प्रयास करें। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट में जो भी सिमिलैरिटी है, जो डिफरेंसेज हैं, उसको क्या करे बच्चा, खुद से खोजने की कोशिश करें, खुद से सीखने की कोशिश करें कि इसके पीछे छुपे हुए नियम क्या है, कैसे आप दो कॉन्सेप्ट को मिला करके आप किसी सॉल्यूशन को निकालने जा रहे हैं, किसी प्रॉब्लम का सॉल्व आप कैसे करेंगे। तो ये क्या बताते हैं, डिस्कवरी, और फिर क्या है, इन्वेंशन आधारित होना चाहिए। ठीक है, इन्वेंशन बेस्ड लर्निंग होना चाहिए। लर्निंग का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि बच्चे ने इन्फॉर्मेशन को एज इट इज सीख लिया या उसको एज इट इज क्या कर लिया, मेमोराइज कर लिया। तो ये मेमोरी बेस्ड लर्निंग नहीं होनी चाहिए। लर्निंग कैसी होनी चाहिए, इन्वेंशन आधारित, कि बच्चा पढ़ लिख करके कुछ इन्वेंशन करे, कुछ खोजे, वो खुद से क्या करे, कुछ ऐसे तरीकों को अप्लाई करे अपने आप पे या सोसाइटी पे, जिससे कि क्या हो सके, सोसाइटी का और खुद का बेहतर ढंग से डेवलपमेंट हो सके, और कुछ बेहतर पैटर्न को क्या करे, वो इन्वेंट या आविष्कार कर सके। ठीक है, तो इन्वेंशन आधारित लर्निंग की बातें करते हैं। उसके बाद जो बातें करते हैं वो क्या बातें करते हैं, स्कैफोल्डिंग की। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, जिसको पार या ढांचा भी बोलते हैं। ठीक है, स्कैफोल्डिंग को पार या ढांचा भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है स्कैफोल्डिंग में, कि बच्चा जैसे सीख रहा है, आपने उसको दे दिया कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो बच्चा क्या करेगा, आपका क्या काम है कि जब बच्चा कर रहा है और जहां पे आपको लगता है कि बच्चे को थोड़ा सा हिंट की जरूरत है, हेल्प की जरूरत है, तो आप सिंबॉलिक रूप से, ठीक है, किस रूप में, तो सिंबॉलिक रूप में उसको क्या करें, सपोर्ट प्रदान करें। किसमें, सिंबॉलिक एंड हिंट के रूप में। ये नहीं कि हाँ उसको पूरा का पूरा लिख करके या पूरा का पूरा प्रॉब्लम बना करके उसको दे दिए। ठीक है, उसको हिंट के रूप में, कि आप उसको थोड़ा सा हिंट दे दीजिए कि इसको ऐसे ना करके आप इस रूल को अप्लाई करो, बस आप इतना बता दीजिए, बाकी रूल क्या अप्लाई करना है, कैसे करना है, वो खुद करेगा। ठीक है, आप उसको सिंबॉलिक रूप में, उसको थोड़ा सा फॉर्मूला है तो फॉर्मूला का थोड़ा सा उसको बता दिए कि ये फॉर्मूला यहाँ से शुरू होता है। जैसे देखते होइएगा कि जब बच्चे याद करते हैं और जब आप उससे पूछना चाहते हैं कुछ भी, तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे आपसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा फर्स्ट लेटर बताइए। जैसे ही आप फर्स्ट लेटर बताते हैं, बच्चा क्या करता है, वो पकड़ लेता है कि हाँ उसे क्या पढ़ना है, क्या बताना है, और फिर वो पूरा का पूरा पोएम या राइम्स क्या करता है, आपको सुना देता है। तो उसी तरह से आपको हेल्प क्या देना है, सिंबॉलिक और हिंट के रूप में जो हेल्प आप देते हैं, प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, वही क्या होता है, दैट इज कॉल्ड स्कैफोल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। स्कैफोल्डिंग के बारे में हम लोग जब सोशल डेवलपमेंटल थ्योरी पढ़ेंगे लेव वाइगोत्स्की का, वहाँ पे भी हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो ये रही क्या, थ्योरी। यहाँ तक आपका सारा थ्योरी क्लियर हो गया। कौन सा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। आपने पहले क्लास में क्या पढ़ा, पियाजे का पढ़ा, दूसरे में क्या पढ़ा, पियाजे के जो भी स्टेजेस थे जो बाकी रह गए थे वो पढ़े। इस क्लास में आपने क्या पढ़ा, ब्रूनर्स की डेवलपमेंटल थ्योरी के बारे में आपने पढ़ा है। और एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि देखिए, टीचिंग लर्निंग का मतलब, जैसे ब्रूनर ने कहा कि थ्योरी तो ठीक है अपनी जगह है, इन्होंने क्या बताया था, इनका फोकस क्या था कि टीचिंग लर्निंग का मेन उद्देश्य बच्चे के फ्यूचर को डेवलप करना है, जिससे कि वो अपने आप का विकास और साथ ही साथ सोसाइटी के लिए भी उस एजुकेशन का क्या करे, अप्लाई करे सोसाइटी पे भी, और फिर क्या करे, दोनों का एक साथ क्या कर पाए, वो वेलफेयर कर पाए, दोनों का एक साथ क्या करे, वो उसमें बेहतर चेंजेज ला पाएँ और बेहतर उसमें विकास कर पाएँ। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको इनके थ्योरी में। इनका थ्योरी यहीं समाप्त होता है और ये क्लास भी यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और इसको दोस्तों के साथ भी आप शेयर करिए, उनको भी बताइए। ठीक है, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए, और इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। स्वस्थ रहिए, बेहतर ढंग से पढ़ाई करिए। ओके, बाय, जय हिंद।